जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और आज हम लोग अपने इनकम टैक्स के सेशन को आगे बढ़ाते हुए इसमें पढ़ने वाले हैं कि आयकर की विशेषताएं क्या होती हैं। वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिन्होंने इनकम टैक्स को एक विशेष बना दी, कुछ विशेष बना दिया है। तो चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी विशेषताएं हैं जो इनकम टैक्स में विद्यमान है। तो सबसे पहले नंबर 1 पर अगर ये देखें तो क्या आएगा यहाँ पर, प्रत्यक्ष कर। इनकम टैक्स जो है ये एक डायरेक्ट टैक्स है। मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है ऐसा टैक्स जिसकी शिफ्टिंग नहीं है। अगर मिस्टर ए के ऊपर लगा दिया गया है तो मिस्टर ए को ही उसका भुगतान करना पड़ेगा, ये अपने टैक्स को मिस्टर बी के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो एक ऐसा टैक्स जो जिस व्यक्ति के ऊपर लगा दिया गया उसी से वसूल किया जाएगा, उसको किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ऐसा टैक्स को क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करी जाए तो एक ऐसा टैक्स जिसको लगाया किसी और के ऊपर जाएगा और वो किसी दूसरे से उसको वसूल लेगा, दूसरा व्यक्ति तीसरे से वसूलेगा, तीसरा व्यक्ति चौथे से वसूलेगा और अंततोगत्वा जो आखिरी में अंतिम उपभोक्ता होगा वस्तु का, उसे वो टैक्स देना पड़ेगा। वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन जो इनकम टैक्स है ये एक डायरेक्ट टैक्स है, जिस पर लगाया जाएगा उसी को इसका भुगतान करना होगा। दूसरी अगर बात करी जाए तो ये केंद्रीय कर है। यहां देखो लिखा हुआ है केंद्रीय कर। केंद्रीय कर का मत तात्पर्य है यहां पर कि ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया और वसूला जाता है। ऐसे सभी कार्य जो केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हैं वो केंद्रीय कार्य हो जाएंगे। तो ये एक ऐसा कर है जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया और वसूला जाता है, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, ये केंद्रीय कर है। तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो यहां देखेंगे कि कुल आय पर कर। यहां जो टैक्स लगाया जाता है वो टोटल इनकम पर लगाया जाता है। टोटल इनकम क्या होती है इसको हम लोग अपने अगले वीडियो में जानेंगे कि टोटल इनकम क्या होती है। कुल मिलाकर एक व्यक्ति आय के सभी स्रोतों से जितनी आय कमाता है वहां उसका जो टोटल आता है उस टोटल पर ये टैक्स लगाया जाता है। ये इंडिविजुअल अलग अलग इनकम पर नहीं लगाया जाता। जो टोटल आएगा इनकम का आय के सभी स्रोतों से, जो कुल मिलाकर आय कमाई गई है उस पर यह टैक्स लगाया जाता है। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, कुल आय पर कर कहा जाता है। चौथे नंबर पर अगर बात करें तो कर मुक्त सीमा। यहां पर क्या कहा गया है कि सबके लिए कुछ न कुछ कर मुक्त सीमा है। कर मुक्त सीमा को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहां पर थोड़ा तो जान लेते हैं, चूंकि यहां पर नोट है कि कर मुक्त सीमा क्या होती है। तो यहां पर आप सीधा सीधा एक चीज मानिए भैया कि 2.5 लाख रुपए तक एक व्यक्ति अगर इनकम करता है, एक व्यक्ति अगर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम करता है तो उसको टैक्स नहीं देना होता है, ठीक है ना। बाकी अधिनियम कहता है अगर 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो भी आपको टैक्स नहीं देना होता है। उसकी अलग अलग कंडीशंस हैं। 5 लाख रुपए तक की इनकम पे अगर आपको टैक्स नहीं देना होता है लेकिन टैक्स लगता है, आपको रिबेट मिलती है, वो अलग बात है। इसको हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे चल के। अभी तक ये मान के चलिए आप कि अगर भारत में कोई भी व्यक्ति 2.5 लाख रुपए तक की वर्ष भर में आय करता है तो उसे टैक्स नहीं देना होता। जब 2.5 लाख रुपए से ऊपर की आय करेगा तब उसे टैक्स देना होगा। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी इनकम है 6 लाख रुपए। कितनी इनकम हो गई है, 6 लाख रुपए हो गई है। तो 6 लाख में से 2.5 लाख हटा दीजिए, जो बचेगा 3,50,000, इस पर उसे टैक्स देना होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, कर मुक्त सीमा है। ये कर मुक्त सीमा है। अगर इतनी इनकम आप करते हैं तो इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना होगा। ये क्या है, कर मुक्त है। ये सीमा क्या है, कर मुक्त है। इस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। तो कर मुक्त सीमा हमारे इनकम टैक्स में लागू होती है। आगे अगर बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है प्रगतिशील कर की दरें। प्रगतिशील कर की दरें हैं अर्थात बढ़ती हुई कर की दरें हैं। पहले कम, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा, ठीक है ना। और फिर उसको और तरीकों से बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर के जो टैक्स की दरें हैं भारत में वो प्रगतिशील कर की दरें हैं। प्रगतिशील कर की दरें हैं, इनमें 3 तरीके की रेट्स हैं। एक तो 5% लगेगा, दूसरा 20% लगेगा और तीसरा 30% टैक्स लगेगा। तो देखिए 5%, 20%, 30% बढ़ रहा है ना, प्रगति हो रही है ना। टैक्स की रेट्स में क्या हो रही है, टैक्स की रेट में प्रगति हो रही है। इसको क्या कहते हैं, प्रगतिशील कर की दरें। कर की दरें ऐसी हैं जो लगातार बढ़ रही हैं, ऊपर की ओर चल रही हैं। तो ये कर की दरें क्या हैं, प्रगतिशील कर की दरें हैं। इसके बाद आए आगे तो क्या है, अधिभार। इस टैक्सेशन में अधिभार, जिसको सरचार्ज कहते हैं, इसका भी व्यवस्था किया गया है।
सरचार्ज यहाँ पर 4 कंडीशन में लगेगा। सरचार्ज की जो रेट है उसको हम लोग पढ़ेंगे चल के आगे, लेकिन अभी चूंकि लिखा हुआ तो मैं बता दूं, सरचार्ज भारत के अंदर 10% लगता है, 15% लगता है, 25% लगता है और 37% लगता है। कैसे कैसे कब कब लगेगा इसको अभी हम लोग आगे जब अपने वीडियोस देंगे तो वहाँ पे मैं सरचार्ज को बहुत ही डीप समझाने वाला हूँ आपको, और कैसे कैसे इसमें रिलैक्सेशन मिलती है, मार्जिनल रिलीफ क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन अधिभार जो है, कर के ऊपर लगने वाला कर क्या होता है, कर के ऊपर लगने वाला कर, इसको कहते हैं अधिभार। ये टैक्स के ऊपर इसका कैलकुलेशन किया जाता है। जब टैक्स एक निश्चित सीमा, जब आपकी आय एक निश्चित सीमा के ऊपर जाती है तब ये लगना स्टार्ट होता है। 50 लाख से ऊपर की आय जब होती है तो सरचार्ज लगना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना, डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे चल के। आगे है स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो आपका टैक्स निकल के आता है इन रेट्स के अकॉर्डिंग, उन्हीं टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है जिसको सरचार्ज कहते हैं। इन दोनों का जो टोटल आता है उसके ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चार्ज किया जाता है। कितना? 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चार्ज किया जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है। सब देखो ध्यान देना, आगे पढ़ाऊंगा चल के, फिर इसको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी जान लीजिए आप, टैक्स के ऊपर सरचार्ज, टैक्स और सरचार्ज दोनों को मिलाकर जो वैल्यू आती है उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, जिसका रेट कितना है तो 4% इसका रेट है। और आगे चलें तो क्या आ जाएगा, कर भार आ जाएगा। कर भार का तात्पर्य है किसके ऊपर कर का भार कितना होगा। क्या है, कर भार किसके ऊपर कितना होगा। तो भारत के अंदर क्या होता है, जिनकी आय न्यूनतम है उनके ऊपर इनकम टैक्स का जो कर भार है, आयकर का जो भार है वो बहुत ही न्यूनतम होता है। 2.5 लाख रुपए तक की अगर किसी की इनकम हो रही तो उसके ऊपर कर का भार कुछ होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर देखिए 6 लाख के आसपास तक का कमा रहा है तो उसके ऊपर कर भार जो होगा वो न्यूनतम होगा। लेकिन कोई बंदा ऐसा है जो 60 लाख कमा रहा है तो उसके ऊपर कर भार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और कोई ऐसा है जो 6 करोड़ कमा रहा है तो उसके ऊपर टैक्स और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब क्या है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपके ऊपर कर का भार बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपके ऊपर कर का भार बढ़ता चला जाएगा। इसको क्या कहते हैं, कर का भार कहते हैं, कर भार कहते हैं। ठीक है ना, आगे चले तो है प्रशासन। प्रशासन का तात्पर्य है कि आखिर इनकम टैक्स लगाने का काम करता कौन है। तो भैया, केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स लगाने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स चार्ज करने, लगाने और वसूल करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है। उस डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं, आयकर विभाग कहते हैं। आयकर विभाग आयकर अधिनियमों के अनुसार व्यक्तियों, संस्थाओं, कंपनियों, फर्मों, इन सब के ऊपर क्या करता है, टैक्स लगाता है और उसे वसूल करता है। आयकर विभाग जो है यह प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड के अधीन कार्य करता है। ठीक है ना, तो यह प्रशासन हो जाता है, अर्थात यहाँ पर व्यवस्था दी गई, ये एक व्यवस्थापिका है कि कैसे टैक्स लगाया जाएगा और उससे वसूला जाएगा। इसके आगे चलें तो लास्ट पॉइंट हमारा दिया गया है आयकर की राशि का बंटवारा। ठीक, देखो ये टैक्स लगाया, इनकम टैक्स लगाया किसके ऊपर जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है ना, सभी व्यक्तियों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, देश के सभी नागरिकों के ऊपर। तो इसका मतलब जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है तो ये पूरे का पूरा टैक्स किसके पास चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है ना। लेकिन सेंट्रल जो देश है वो बना कैसे, राज्यों को जोड़ करके देश बना है। तो अलग अलग राज्यों से भी लोगों के ऊपर टैक्स लगाया गया और पहुंच गया किसके पास में, एक जगह पहुंच गया है, केंद्र सरकार के पास में। तो अब केंद्र सरकार क्या करती है, ये जो टैक्स उसने वसूला है इसको राज्यों को बांटती है। लेकिन कैसे बांटती है, तो वित्तीय आयोग इसके लिए सिफारिश करता है केंद्र सरकार से कि आप कितना कितना हिस्सा कौन कौन से राज्य को बांटेंगे। ध्यान रहे, केंद्र सरकार को वित्त आयोग सिफारिश करता है कि कौन कौन से राज्यों को आप कितना कितना पैसा बांटें। लेकिन 3 टैक्स ऐसे होते हैं जो राज्यों को नहीं बांटे जाते, वो केंद्र सरकार को ही मिलते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, 3 टैक्स ऐसे होते हैं जो राज्यों को नहीं बांटे जाते, केंद्र सरकार के पास ही वो रहते हैं। वो कौन से होते हैं 3 टैक्स? तो एक होता है कंपनियों के ऊपर लगने वाला, जो निगम के ऊपर लगने वाला जो टैक्स है वो राज्यों को नहीं बांटा जाता, वो कहाँ रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहता है।
सरचार्ज और एजुकेशन सेस, सरचार्ज सरचार्ज और एजुकेशन सेस का जो पैसा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं बांटा जाता, वो केंद्र सरकार के पास में ही रहता है। तो उम्मीद है आप ये 10 के 10 विशेषताएं समझ गए होंगे इनकम टैक्स की कि वो 10 विशेषताएं कौन सी हैं, ठीक है ना। और अब हम लोग अपने इसी वीडियो में आगे देखेंगे कि कुल आय और सकल कुल आय इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुल आय और सकल कुल आय इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो कुल आय और सकल कुल आय को जाने इससे पहले हमको जानना होगा कि सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन से होते हैं। सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं, अर्थात आय के स्रोत कौन कौन से, कहां से आय आती है। तो सबसे पहले नंबर पर देखेंगे, अगर व्यक्ति नौकरी करता है तो बदले में उसे पारितोषिक के तौर पर क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी। तो क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा, सैलरी नहीं करता है, नौकरी नहीं करता है, उसके पास क्या है, हाउस प्रॉपर्टी है और उसको किराए पर देता है। तो मकान संपत्ति को किराए पर देने से एक आय प्राप्त होगी, वो उस आय को क्या कहेंगे, मकान संपत्ति से आय। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक है, ये भी नहीं करते, ठीक है ना, हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है, बिजनेस करते हैं या पेशेवर व्यक्ति हैं, तो क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। अच्छा ये भी नहीं है, आपके पास कुछ स्थायी संपत्तियां हैं और स्थायी संपत्तियों का हस्तांतरण करते हैं, अर्थात उनकी बिक्री करते हैं, तो उस बिक्री से आपको लाभ अर्जित होता है, उस लाभ को क्या कहा जाएगा, उसे कहेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक, तो ये चार तो मुख्य स्रोत हो गए, या तो अगर नौकरी करेंगे तो सैलरी आएगी, मकान संपत्ति को किराए पर देंगे तो रेंट आएगा, अगर बिजनेस कर रहे होंगे या प्रोफेशन कर रहे होंगे तो वहां से प्रॉफिट होगा या गेन होगा तो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी हो जाएगा। अगर आपके पास स्थायी संपत्तियां हैं और उनका हस्तांतरण आप करते हैं तो वहां से आपको कैपिटल गेन हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगी। ये चार तो मुख्य स्रोत हो गए, लेकिन इनकम तो और भी तमाम सारी इनकम होती हैं, जैसे अगर आपने बैंक में कुछ जमा कर दिया है तो आपको वहां से इनकम हो जाएगी इंटरेस्ट के तौर पर, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं तो आपको डिविडेंड्स मिल जाएगा, किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए हैं तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, किसी कंपनी के किसी पार्टनरशिप किसी साझेदारी में आप पार्टनर हैं, पार्टनरशिप फर्म में क्या है आप पार्टनर हैं, तो वहां से आपको हिस्सा मिलेगा, है ना। तो ये कहां पर जाएगी, ये इनकम कहां पर जाएगी, तो ध्यान रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान के तो होता ही होता है, लेकिन इनकम के साथ अगर किसी का कोई नहीं होता तो उसका अदर सोर्सेज होता है। ऐसी कोई इनकम जो आय के इन चारों स्रोत में कहीं नहीं जाती, वो कहां जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पांचवा इनकम का हेड है ये, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है ना। तो ये 5 स्रोत ऐसे हैं जहां से एक व्यक्ति को इनकम हो सकती है, या तो वो सैलरी करेगा, या तो हाउस प्रॉपर्टी होएगी, या तो बिजनेस एंड प्रोफेशन होगा, या तो कैपिटल गेन होगा, और नहीं कुछ नहीं होगा तो फिर उसके पास में अदर सोर्सेज, अगर इन चारों में उसकी इनकम नहीं आ रही है तो वो इनकम कहां चली जाएगी, अदर सोर्सेज में चली जाएगी। और इन पांचों शीर्षक का जो टोटल होगा, यहां इन पांचों ही शीर्षक का जो टोटल निकल के आएगा, इसको क्या कहा जाता है, ग्रॉस टोटल कहा जाता है। ग्रॉस टोटल इनकम होती है ये, इस इनकम को क्या कहेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम कहेंगे, ठीक है। अच्छा आगे चले, ग्रॉस टोटल इनकम। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम में से विधान ने कुछ कटौतियां रखी हैं, कुछ डिडक्शंस रखी हैं कि आप इन डिडक्शंस का फायदा उठा लीजिए और अपने टैक्स को मिनिमाइज कर लीजिए, जितना कम कर सकते हैं उतना कम कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा चल के, जब टैक्स इवेशन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग पढ़ाऊंगा
कुल मिलाकर के ग्रॉस टोटल इनकम में से गवर्नमेंट आपको बोलती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बोलता है कि जितना कम कर सकते हो अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन रियायतों का जितना फायदा उठा सकते हो उतना उठा लो। तो वो रियायतें कौन सी हैं? तो वो डिडक्शंस हैं। कहां पर? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। 80C से 80U में डिडक्शंस दी गई हैं और उन डिडक्शंस का भरपूर फायदा उठा लीजिए और इस डिडक्शंस को आप यहां पर ले लीजिए अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम में से जब इन डिडक्शंस को माइनस कर दिया जाएगा तो यहां पर जो टोटल हमारा ये बचेगा इसको क्या कहेंगे? टोटल इनकम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? तो भाई मेरे इसको टोटल इनकम कहेंगे। बात क्लियर हो गई है आपको? ठीक, तो ये है ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम। अब इसके डिफरेंसेस जान लेते हैं। आय के 5 स्रोत का योग, आय के 5 स्रोत का योग जो कहलाता है वो क्या होता है? ग्रॉस टोटल इनकम होता है। और ग्रॉस टोटल इनकम में से सेक्शन 80C से 80U की डिडक्शन घटाने के बाद जो टोटल आता है उसको टोटल इनकम कहा जाता है। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, ग्रॉस टोटल इनकम में डिडक्शंस नहीं घटाई जाती, ग्रॉस टोटल इनकम में कोई भी डिडक्शन नहीं दी जाती, लेकिन ग्रॉस टोटल में से टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए डिडक्शंस दी जाती हैं। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता, लेकिन टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में, अभी इसी वीडियो में मैंने आपको पीछे बताया है कि टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। ये विशेषता बताई थी टैक्स की। तो टैक्स कहाँ लगता है? टोटल इनकम के ऊपर, ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर नहीं लगता है। ठीक है ना? तो ये तीसरा अंतर हो गया। ग्रॉस टोटल इनकम को राउंड ऑफ नहीं किया जाता, ग्रॉस टोटल इनकम को राउंड ऑफ नहीं किया जाता। अर्थात ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन लगाएंगे 2-3 रुपए का अंतर आएगा, आप कहेंगे मेरा क्वेश्चन गलत हो गया या तो किताब में गलत छपा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर ग्रॉस टोटल इनकम आपकी आती है 5,97,678 रुपए, कितनी? 5,97,678 रुपए। तो इसको टोटल इनकम में डिडक्शन घटाने के बाद में अगर यही इनकम आपकी आ रही है, डिडक्शन के बाद आपकी ये इनकम आ रही है, तो इसको यहाँ टोटल इनकम में क्या लिखा जाएगा? 5,97,680 रुपए। क्या लिखा जाएगा? 5,97,680 रुपए। और अगर 78 की जगह पर आपका 74 हुआ, ठीक है ना, 74 हुआ, तो यहां पर ये फिर हटा दिया जाएगा और 80 की जगह पर कितना लिखा जाएगा? 70 लिखा जाएगा। अर्थात ग्रॉस टोटल इनकम को 10 के गुणक में राउंड ऑफ नहीं किया जाता, लेकिन टोटल इनकम को 10 के गुणक में राउंड ऑफ किया जाता है। ठीक है ना? ये चौथा अंतर हो गया। और एक अंतर जान लीजिए कि एग्रीकल्चर इनकम को ग्रॉस टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 रुपए से ज्यादा हो तो उसे टोटल इनकम में शामिल कर लिया जाता है। तो ये 5 डिफरेंस हैं ग्रॉस टोटल इनकम में और टोटल इनकम में। कभी कभी इसका क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी नहीं, अक्सर पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। तो मैंने आपको ये डिफरेंसेस भी बता दिए हैं और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है और टोटल इनकम क्या होती है। उम्मीद है ये चीज आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गई होगी। अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाइए और अपना स्नेह देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।